दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था का और भारतीय इस पूरी व्यवस्था का सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री है और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में आप जानते हैं सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, उसके नीचे फिर प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अगर आप देखा जाए पावर के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से, कार्यकारी के हिसाब से, तो आप जानते हैं पूरी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में ही निहित होती हैं। इसलिए हम राष्ट्रपति को नाम मात्र का कार्यकारी बोलते हैं और प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यकारी बोलते हैं। इसलिए इसी को इंग्लिश में अगर बोलें तो प्रधानमंत्री को हम डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव और राष्ट्रपति को डी जीरो एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में ही याद कर सकते हैं। नाम मात्र का कार्यकारी राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यकारी अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ही होता है। जो राष्ट्रपति है राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में संविधान में प्रधानमंत्री के लिए बताया गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद की स्थापना होती है। आप जानते हैं आर्टिकल 75 में केवल इतना ही कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, बस इतना कह के छोड़ दिया गया है। हालांकि इसका अभिप्राय यह नहीं है, आप जानते हैं कि किसी को भी राष्ट्रपति बुलाएगा नियुक्त कर देगा, गली चलते इंसान को भी, ऐसे तो है नहीं। लेकिन संविधान में यही केवल कहा गया, इतना ही सेंटेंस यूज किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति अर्थात अपॉइंटमेंट, यहाँ पे इलेक्टेड नहीं है, यहाँ अपॉइंटेड है। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है अपॉइंटेड। तो प्रधानमंत्री जो अपॉइंटेड होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते हैं। जो सांसद होते हैं, एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं। पर पीएम जो होता है वो अपॉइंटेड होता है, वो भी राष्ट्रपति के माध्यम से, राष्ट्रपति के द्वारा। सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार जो राष्ट्रपति है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का एक नेता होता है। जो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल होते हैं नेता को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं, अर्थात वो नेता बना देते हैं, उसको नेता चुन लेंगे अपना, वो उसी नेता को जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री अपॉइंट कर देंगे। ऐसा करने के बाद या इस स्थिति में अगर ऐसा हो गया, मान लिया कर दिया तो बन गया। अगर नहीं है, मान ली किसी भी दल को नहीं मिला है, यदि लोकसभा में कोई भी दल बहुमत में ना आए तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी जो विवेकाधीन शक्ति है उसका इस्तेमाल करता है और क्या करता है कि जो सबसे बड़ा दल होता है, अर्थात सबसे बड़ा दल हो या फिर कोई गठबंधन का नेता हो, उससे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है और उससे ये कहेगा कि आप एक माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करिए। राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग पहली बार 1979 में किया गया, जब राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी भाई साहब ने मोरारजी देसाई को जनता पार्टी की सरकार के पतन के पश्चात चरण सिंह, आप जानते हैं जो किसान नेता हैं, उन्हीं के नाम पर चौधरी चरण सिंह जयंती मनाई जाती है, जिसे किसान दिवस मनाया जाता है। तो चौधरी चरण सिंह के लिए उन्हें चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। हालांकि वो 1 महीने ही रहे थे, उसके बाद नहीं रहे थे, अलग बात है, पर ऐसा आप ये चीज़ याद रखिएगा। एक स्थिति और भी है, मान लीजिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव और वह नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है। कैसे? कब होता है? जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई उचित या स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो। ऐसा हुआ भी है। कब हुआ? 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और तत्कालीन उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह जी। और पीएम कौन? ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया? तुरंत उनके बेटे को ही, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और प्रधानमंत्री नियुक्त करके कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखा कर दिया। अर्थात उन्होंने सीधे पीएम नियुक्त कर दिया, राहुल गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं देखा। बाद में कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से अपना नेता उन्हें चुन लिया था। हालांकि इसका किसी निर्वर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु पर यदि सत्ताधारी दल एक नया नेता चुनता है तो राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। अगर मान लीजिए इंदिरा गांधी खत्म हुई थी, उसके तुरंत बाद जो सत्ता दल था वो अपना किसी और को नेता चुन लेते तो उसी को फिर पीएम बनाना पड़ता। फिर ऐसा नहीं कि वो राहुल गांधी को या राजीव गांधी को, किसी को वो पीएम बना सकते थे। समझ में आया दोस्तों? इस वजह से कह रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे एक कहानी खत्म होती है। अगली कहानी,
यहाँ पे कुछ ऐसे थे जो पहले बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, इनके बारे में जानना मेरी समझ से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सीधे हम लोग अगले चरण में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है ऐसा कुछ हुआ है, कभी कभी ये नाम पूछ लेता है, इसलिए ये नाम याद करना कभी कभी ज़रूरी होता है। जैसे प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से आप जानते किसी में भी उससे भी हो सकता है, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, प्रधानमंत्री बन सकता है। और मंत्री भी दोनों सदनों में से किसी भी सदन से बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप जैसे इंदिरा गांधी देख लीजिए, देवगौड़ा साहब देख लीजिए, मनमोहन सिंह देख लीजिए, ये सब राज्यसभा से आए थे। और दूसरी ब्रिटेन में क्या होता जानते हैं आप? ब्रिटेन का रूल ये है कि पीएम जो बनेगा वो निम्न सदन का ही होना चाहिए। ठीक, अब एक और यहाँ प्रावधान ये आता है, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था एक बार कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, ध्यान सुनिएगा, जो किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समयावधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा 6 माह के बाद। अगर नहीं बन पाएगा तो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, लेकिन 6 माह, ये टर्म केवल 6 माह ही रहेगी, क्योंकि 6 माह करके आप बढ़ा नहीं सकते। एक बार 6 माह तक आप सदन का किसी भी सदन का सदस्य बिना रहे आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आपका वो अब वैलिड माना जाएगा। अब आते हैं बात इनकी शपथ की, इनकी पदावधि की, इनकी वेतन की। तो प्रधानमंत्री के जो पद है ना, पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। देखिए, याद रखिएगा, जितने भी मंत्री हैं वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं, सांसद गोपनीयता की शपथ नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रपति गोपनीयता की शपथ नहीं लेते हैं, लेकिन सारे मंत्री, वो चाहे प्रधानमंत्री के साथ साथ वो गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं, शपथ 2 लेते हैं वो। ठीक है, तो वो गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ठीक, अब बात आती है कि जो वेतन भत्ते हैं ये कौन तय करता है? ये संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री के सारे वेतन और भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। वह संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त करता है। वो पीएम को कोई अलग से कोई भत्ता नहीं मिलता है, जो सांसद को वेतन और भत्ता मिलता है वही उसी को मिलता है। इसके अतिरिक्त वह व्यय विषयक भत्ते पाता है, निःशुल्क आवास, ये सब चीज़ें बड़ी सुविधाओं से मिलती हैं। ऐसा नहीं है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है तो ये सब उसे मिलना भी चाहिए, उचित है उसे मिलना। अब आते हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल और शक्तियाँ क्या होती हैं। इसी की तो पूरी शक्तियाँ ही होती हैं, इसी को तो इम्पोर्टेंट पढ़ना है। पहला देखो शक्ति क्या होती है, आप ये जानते हैं पहला क्या है, ये सब इसके बारे में देखिए पूरा डिटेल दिया गया है। ये सब देखिए, इनका नाम मैंने इसको बनाया हुआ है, इस पीडीएफ को पूरा हम पढ़ेंगे। ये केवल मैंने 1 लाइन में किया हुआ है, इसके माध्यम से पूरा आपको समझाएंगे, आप इसको ध्यान से समझिएगा, इसे आप ध्यान से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे शुरू करने से पहले देखिए इनके क्या है कार्यकाल शक्तियाँ। मंत्रिपरिषद के संबंध में इसमें क्या होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री काम करता है। जो सभी मंत्री होते हैं उन सबका एक तरह से हेड अगर होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। वह मंत्रियों की नियुक्ति करने हेतु अपने दल की व्यक्तियों में से राष्ट्रपति को सिफारिश देते हैं कि राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर दे, और जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। दूसरा काम क्या है, मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय बांटते हैं कि तुम्हारे पास ही गृह मंत्रालय, तुम्हारे पास ये, और जब फेरबदल करना हो तब भी वही करेंगे। अगला काम, किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। मान लीजिए मंत्रालय है, ढेर सारे मंत्री हैं, कोई मंत्री से हमारी सहमति नहीं है तो उससे कहेंगे या तो तुम मंत्रालय से छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ेगा तो राष्ट्रपति से कहेंगे, वो उसे बर्खास्त कर देंगे। ठीक है। अगला, वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, उसके निर्णय को प्रभावित रूप से लागू करता है। अगला, वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है और समन्वय करता है। सभी मंत्रियों के बीच में कोऑर्डिनेटर का काम भी पीएम साहब करते हैं। वह पद से त्याग देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। ये जो है लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए है क्योंकि ये लाइन प्रधानमंत्री को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है। अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो स्वतः रूप से पूरे के पूरे मंत्री खत्म और समाप्त हो जाते हैं।
क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, आप जानते हैं। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य कोई मंत्री भी कार्य नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री की मृत्यु अर्थात क्या होता है, अथवा त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिमंडल स्वतः ही विघटित हो गई और शून्य हो गई। अब सबके बचे क्या, सांसद। ठीक। और दूसरी ओर क्या था, यहाँ देखिए प्रधानमंत्री है, दूसरे मंत्री मान लीजिए किसी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो क्या होगा। अगर कोई मंत्री इस्तीफा दे देगा तो किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर केवल उसकी रिक्तता खाली होगी, एक पद रिक्त होगा जिसके भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र है। अगर कोई मंत्री है उसकी अनबन है, उसने इस्तीफा दे दिया, कोई बात नहीं, किसी और को अपॉइंटमेंट कर देंगे हम। तो ये अंतर है एक मंत्री के इस्तीफा में और एक प्रधानमंत्री के इस्तीफा में। अब आती है शक्ति। प्रधानमंत्री कार्य शक्ति किसके संबंध में, तो राष्ट्रपति के संबंध में उसके कौन से काम है, कौन सी शक्तियाँ हैं। तो बात ये आती है कि वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होता है। तो मंत्रिपरिषद है और राष्ट्रपति है, इसकी संवाद कौन कराएगा, प्रधानमंत्री होगा। जो संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनों संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी काम राष्ट्रपति को संचालित करता है, उनको जानकारी देगा। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और ये सब काम जानकारी देगा। किसी विषय पर जिस पर किसी मंत्री ने निश्चित कर दिया है परंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखते हैं। ठीक। ऐसा कोई विषय हो सकता है ना कि किसी मंत्री ने निश्चित कर दिया है किसी विषय पर, ठीक है, राष्ट्रपति पता चला कि किसी मंत्री ने कोई योजना या कोई स्कीम या कैसा कुछ कर दिया। मान लीजिए डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री ने कोई एक्शन लेने के लिए घोषणा कर दी, राष्ट्रपति को लगा कि ये निर्णय एक व्यक्ति का हो सकता है तो वो राष्ट्रपति कहेंगे पीएम से, आप एक काम करिए, इस विषय के बारे में पूरी मंत्रिमंडल से, मंत्रिपरिषद से आप समन्वय करिए और मुझे जानकारी करिए। अगला, वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियां, जैसे भारत का महान्यायवादी हुआ, भारत का आप जानते हैं कैग हुआ, यूपीएससी के अध्यक्ष हुए, उनके सदस्य हुए, चुनाव आयोग के आयुक्त हुए, वित्त आयोग के अध्यक्ष हुए, ऐसे जो पोस्ट हैं, ऐसे जो पद हैं, उनके लिए क्या करते हैं, ये सिफारिश देते हैं, ये उन्हें उनके बारे में परामर्श देता है। ये तो राष्ट्रपति के संबंध में हो गई। अब आता है ये संसद का संबंध शक्तियाँ क्या उनकी। जो संसद संबंध शक्तियाँ, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो निचले सदन का नेता होता है। देखिए मेंबर किसी का भी हो सकता है वो, पर नेता किसका होगा, निचले सदन का होगा वो। इस संबंध में निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं उसके। पहला, वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने का परामर्श देता है कि आप संसद का सत्र बुलाइए और संसद का सत्र खत्म भी करिए। यहाँ सत्रावसान है, याद रखिएगा, मतलब सत्र खत्म करना और सत्र को बुलाना, ये काम राष्ट्रपति को करने के लिए कह सकते हैं। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकते हैं। वह सभा पटल तथा सरकार की नीतियों की घोषणा करते हैं। ये काम है संसद के संबंध में। अन्य शक्तियाँ आप जानते हैं, उपरोक्त 3 मुख्य भूमिकाओं के अतिरिक्त जो कौन कौन सी थी, मंत्रिपरिषद के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में और संसद के संबंध में, उनके अतिरिक्त प्रधानमंत्री की अन्य विशेष भूमिकाएं इस प्रकार हैं। पहले, नीति आयोग के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं वो, वो अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, पीएम साहब होते हैं। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप जानते हैं विदेश मंत्री नाम के होते हैं, सारी विदेश यात्राएं तो प्रधानमंत्री करते हैं। वह केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होते हैं, वही आगे देश को संबोधित करते हैं। आप देख रहे हैं कोविड-19 के लिए आता है मोदी जी का संबोधन, ठीक। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख काम करता है। देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, और वह दूसरा काम क्या है, वह सत्ताधारी दल का नेता होते हैं। सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होते हैं कौन, आप जानते हैं, ये प्रधानमंत्री। राजनीतिक प्रमुख, सेनाओं का अगर प्रमुख देखा जाए तो राष्ट्रपति होते हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महोदय ने भी कहा था कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका
कि राष्ट्रपति से तुलना की जाए वह प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति। ये सेंटेंस बी आर अम्बेडकर ने कहा था। ये सेंटेंस आप याद रखिएगा कि ये सेंटेंस ना काम आते हैं, आगे काम आते हैं, आपके उत्तर लेखन में, मेंस के आंसर राइटिंग में काम आते हैं। ये हुआ आज का एक पार्ट, और इसके बारे में हम लोग एक पार्ट और करेंगे। सॉरी, एक काम करिए, इसी पार्ट में कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है, कर लेते हैं। अब आता है भूमिका का वर्णन। प्रधानमंत्री भूमिका का वर्णन आप जानते हैं, बहुत से विचारकों ने, लॉर्ड मेले ने, हर्बर्ट मैरिसन ने, जेनिंग्स ने, मुनरो ने किया है। ये बहुत ज़्यादा हमें इसके बारे में जानकारी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है राष्ट्रपति के संबंध में उनके क्या विचार हैं, ये क्या शक्तियाँ। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पर्सन जो है वो आपने यहाँ देखा, आर्टिकल क्या 74, आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करेगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अब याद रखिएगा, नियुक्ति की सिफारिश कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री। नियुक्ति कर रहे हैं राष्ट्रपति, किसकी? मंत्रियों की। लेकिन मंत्री जितने होंगे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ये सेंटेंस है, यही वर्ड इस्तेमाल करना आपको, होंगे यही वर्ड। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ऐसा 75 में कहा गया है। आर्टिकल आता है 78, जो ज्ञानी जैल सिंह के समय बड़ा चर्चा में रहा। ये क्या है? इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए कि वो इन कर्तव्यों का पालन करेगा, ऐसा बताया गया, उसकी अपेक्षा की गई है। पहला, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषय संबंधी सभी जानकारियां राष्ट्रपति को देगा। दूसरा, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और राष्ट्रपति अगर मांगे जो जानकारियां और भी मांग ले तो वो राष्ट्रपति को प्रोवाइड कराएंगे। तीसरा, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चित कर लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने नहीं किया है तो भी इसका पढ़ा हमने, ठीक है। अब ये देखते हैं कि पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से पीएम हैं जो पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है। तो लगभग ऐसे 6 लोग हैं। मोरारजी देसाई जी पहला, चरण सिंह जी दूसरा, वीपी सिंह तीसरे, पीवी नरसिम्हा राव चौथे, एचडी देवगौड़ा पांचवें, नरेंद्र मोदी छठे। 6 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इनका कार्यकाल अलग अलग रहा है। इन 6 का नाम याद रखना है आपको, याद रखिएगा कौन कौन? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा साहब और नरेंद्र मोदी भाई साहब। नरेंद्र मोदी का नाम याद रहेगा क्योंकि वर्तमान का है, बाकी 4 नाम 5 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, फिर अगले चैप्टर में मिलेंगे राष्ट्रपति के साथ में, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट वो भी है, राष्ट्रपति के साथ में मिलेंगे।